नमस्कार। निर्माण इसके प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग मेंस थ्रू एनसीईआरटी सीरीज में अभी आर्ट एंड कल्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर में पिछले क्लास में हम लोगों ने अशोक के धम्म के कुछ स्वरूपों की चर्चा की है। पिछले क्लास में हमने अशोक के धम्म की चर्चा करी, जिसमें अशोक का धम्म, ठीक है, अशोक के धम्म में पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि इस संदर्भ में इतिहासकारों की राय क्या थी। ठीक है, इतिहासकार क्या कह रहे थे, इतिहासकारों की राय। फिर हम लोगों ने देखा कि धम्म के बारे में अशोक के विचार क्या हैं। ठीक है, अशोक के विचार। फिर हम लोगों ने देखा अशोक के विचार के बाद, या अशोक के विचार या फिर धम्म की परिभाषा। फिर हम लोगों ने देखा कि धम्म को अपनाने का क्या कारण था। धम्म को अपनाने का कारण, ठीक है, धम्म को अपनाने का कारण हमने देखा। फिर हमने देखा कि राजा ने भी इसको, धम्म को व्यवहार में लाने के लिए भी कुछ प्रयास किए थे। ठीक है, व्यवहार में लाने का प्रयास। ठीक है, तो इसके बाद इस 4 टॉपिक को डिस्कस करने के बाद जो हमें अभी आगे डिस्कस करना है वो मुख्यतः अपनाना है, उसको देखना है कि धम्म की व्यवहारिकता क्या थी। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि अशोक का धम्म कितना सफल रहा, कितना असफल रहा। फिर हम इसको अकबर के दीन ए इलाही से तुलना भी कर लेंगे और फिर इसके निष्कर्ष पे आएंगे। देखिए, पिछले क्लासों से आपको यह तो अंदाजा लग ही गया होगा कि धम्म के बारे में, अशोक के धम्म के बारे में इतना विस्तृत और सटीक पढ़ाई, सटीक अध्ययन संभवतः एनसीईआरटी में नहीं है, और शायद आपने अपने से अभी किसी स्टैंडर्ड बुक से करा भी नहीं है। लेकिन यह तो मेरा दावा ही है कि अगर आपने यहां से क्लासेस किया है तो उसके बाद अशोक के धम्म से कुछ भी प्रश्न यूपीएससी पूछता है या कोई स्टेट पीसीएस भी पूछता है, तो आप किसी भी परिस्थिति में इतने जानकारी के बाद उन प्रश्नों का उत्तर करने की स्थिति में बिल्कुल रहेंगे। ठीक है, धम्म को हम लोगों ने इतना समझा है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे जो हमारा टॉपिक है कि धम्म को अशोक ने व्यवहारिक बनाने के लिए, या अशोक का धम्म उस काल के लिए व्यवहारिक कैसे था। अशोक का धम्म और उसकी व्यवहारिकता, व्यवहारिकता कैसे थी भाई। ठीक है, अशोक का धम्म कितना व्यवहारिक था। देखिए, पिछले क्लास में भी मैंने चर्चा करी थी कि जब कोई राजा कोई कार्य करता है तो राजा का कार्य सिर्फ नैतिक पैमाने पर नहीं देखा जा सकता। राजा के या किसी भी प्रशासक के कार्य का राजनीतिक पैमाना भी जरूर होता है, कोई राजनीतिक आदर्श, राजनीतिक मायने जरूर होते हैं। तो अगर अशोक ने धम्म को इंट्रोड्यूस किया, समाज को नैतिक बनाने का प्रयास किया, तो क्या वह ऐसा था कि वह चाहता था कि समाज में सभी लोग शांत हो जाएं, सभी लोग आदर्श नैतिक हो जाएं? क्या ऐसा संभव है कि समाज में संपूर्ण समाज किसी राजा के कहने से नैतिक हो जाएगा? यह पॉसिबल नहीं है, यह संभव नहीं है। अगर यह संभव नहीं है तो क्या अशोक इस धम्म के माध्यम से एक मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे थे? क्या अशोक को यह समझ नहीं थी कि राजा के कहने से समाज धार्मिक नहीं होता है, बल्कि समाज में जो नैतिकता की भावना आती है वह समाज के अंदर से आती है, या फिर समाज में जो ऋषि महर्षि ऐसे जो आदर्श संत होते हैं उनसे आती है? अशोक तो कोई संत है नहीं, अशोक एक राजा है, और वह भी एक बर्बर युद्ध लड़ चुके हैं, कलिंग के युद्ध में इतनी हत्याएं की है। ऐसे राजा के कहने पर समाज में नैतिकता का प्रसारण कैसे होगा? तो क्या अशोक धम्म के माध्यम से कोई मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहे थे? क्या अशोक अव्यावहारिक थे? आइए इसको जानते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हमने चर्चा करी थी कि जब अशोक धम्म की संकल्पना लेकर के आगे बढ़ रहे थे तो उनके धम्म को प्रमोट करने का जो उद्देश्य था
वह उद्देश्य यह था कि समाज में मेरा राज्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, इतना बड़ा राज्य क्षेत्र है और यातायात और संचार की सीमाएं हैं। हम अगर कहीं पर कोई विद्रोह हो जाता है, कोई आपात परिस्थिति आती है, तो राजा उस आपात परिस्थिति में तत्काल सुरक्षा, तत्काल सहायता पहुंचाने में सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि उस समय ना तो सड़कें हैं आज की तरह, न ही कोई कम्युनिकेशन का नेटवर्क है। घोड़े के माध्यम से संदेश भेजे जाते थे, और कंधार से पाटलिपुत्रा, बिहार के पाटलिपुत्रा तक संदेश जाने में कितना टाइम लगेगा आप सोच सकते हैं। दक्षिण में कर्नाटक में अगर कोई घटना हो रही है तो बिहार तक आने में उस समय, जबकि कोई सड़क नहीं है, नदी नाले हैं, जंगल हैं, दुर्गम वन हैं, उनके बीच से होते हुए जाना है तो टाइम लगना था। तो राजा अगर समाज में नैतिकता का प्रसारण कर रहा था तो राजा का उद्देश्य क्या था कि समाज के ज्यादा से ज्यादा लोग, अधिक से अधिक लोग नैतिक आचरण करने लगे। इससे राज्य क्षेत्र में कम से कम अशांति हो, विद्रोह कम होंगे, तो राजा को इस विशाल राज्य क्षेत्र को संचालित करने में सहूलियत होगी। ठीक है, तो अब आते हैं कि भाई धम्म की व्यवहारिकता क्या है। तो पहला पॉइंट है कि अब कोई बड़ा प्रतिद्वंदी नहीं है। बड़ा प्रतिद्वंद्वी नहीं है, मतलब कि अशोक को अपने साम्राज्य का जितना विस्तार करना था लगभग उसने पूरा कर लिया है। साम्राज्य कंधार से लेकर के और असम तक और कश्मीर से लेकर के कर्नाटक तक विस्तृत है। बीच में कोई भी राज्य नहीं है, या राज्य क्षेत्र के बाहर भी कोई ऐसा राज्य नहीं है जो इस विशाल मौर्य साम्राज्य पर हमला करने की सोच भी सके, क्योंकि हमला करने का सोचना भी उस राज्य को समाप्त करने के लिए पर्याप्त था। इस इतनी विशाल मौर्य साम्राज्य की सेना थी, इतना विशाल साम्राज्य था कि जस्टिन कहता है कि 60,000 हाथियों की फौज थी। सोचिए, अगर ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा के भी होगा तो इसका मतलब है कि बहुत बड़ी सेना थी। उस समय संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी सेना थी, तो कोई भी अशोक पर हमला नहीं कर सकता था। तो अशोक को पता था कि जब अब कोई युद्ध होने नहीं है, तो युद्ध होने नहीं है तो बाहरी हमला होना नहीं है, तो अब क्या हो सकता है, आंतरिक अशांति हो सकती है। तो आंतरिक अशांति को कैसे शांत किया जा सकता है? आंतरिक अशांति को शांत करने के दो ही माध्यम हो सकते हैं, या तो आपकी आंतरिक सेना मजबूत हो, या फिर समाज नैतिक हो, या समाज में शांति हो। ठीक है, तो समाज में शांति के लिए सेना की मजबूती और समाज में शांति दो ही जब उपाय हैं, तो सेना कितनी भी मजबूत होगी, उस समय का यातायात और संचार इतना तेज नहीं हो सकता है कि सेना हर जगह पहुंच जाए। ठीक है, इतना विशाल साम्राज्य भी है, और जो साम्राज्य में यातायात संचार है वह भी लिमिटेड है, तो सेना हर जगह संभव नहीं है जाना। फिर समाज में शांति कैसे होगी? तो राजा जन कल्याणकारी कार्य कितना भी करेगा, वह कंधार के गांवों में, कर्नाटक के, आंध्रा के इन गांवों में जाकर के वहां पर नली गली सड़क नहीं बनवा सकता है। यह वर्तमान आधुनिक विश्व है नहीं, प्राचीन काल की बात है। तो जब राज्य उतना जन कल्याणकारी कार्य नहीं कर सकता है, तो फिर राज्य कैसे शांति स्थापित कर सकता है? तब फिर समाज में तो शांति नहीं रहेगी, क्योंकि राज्य का आम लोग से जुड़ाव नहीं रह पाएगा, और था भी नहीं। तो एकमात्र उपाय क्या है कि तब तो समाज में शांति के लिए नैतिक आचरण का प्रसार किया जाए। ठीक है, नैतिक आचरण प्रसार, और यही उपाय अशोक को अच्छा लगा अपने राज्य क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए, क्योंकि अब कोई बड़ा प्रतिद्वंदी है नहीं, बाहर से कोई हमला कर नहीं सकता है, क्योंकि दुनिया की सबसे ताकतवर फौज मेरे पास है। तो अब आंतरिक शांति स्थापित करने के लिए, आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए, जनता को शांत करने के लिए क्या करना है? जनता को नैतिक बनाने का प्रयास करो, ताकि कम से कम विद्रोह हो। ठीक है, तो पहला कारण रहा कि अव्यावहारिक नहीं है, व्यवहारिक है, क्योंकि अब बाहर से युद्ध होता तो राजा फिर नैतिकता की बात नहीं करता। बाहर से हमले का भय होता तो राजा अपने सैन्य शक्ति को मजबूत करने का प्रयास करता, लेकिन बाहर से हमले का भय नहीं है। तो अब क्या करना है? अब आंतरिक लोगों को शांत रखना है, तो उसके लिए नैतिक विचार देना है। दूसरा, अव्यावहारिकता नहीं है भाई,
ऐसा नहीं है कि राजा ने नैतिकता का आवरण ओढ़ लिया है तो वो कठोर दंड नहीं देगा है। क्या करता है? अटाविकों को चेतावनी देता है। अटाविकों को चेतावनी देता है का मतलब क्या है कि मगध के निकट के जो जंगल हुआ करते थे, जिससे कि व्यापारी व्यापार करने के लिए गुजरा करते थे, तो उसमें अटाविक जनजातियां रहा करती थी। और ये अटाविक जातियां जब व्यापारी गुजरा करते थे तो उनको लूट लिया करती थी। तो अशोक ने एक धमकी भरा अपना संदेश जारी करवाया और अटाविकों को भिजवाया कि अगर आज से अगर कभी भी किसी भी व्यापारी को लूटा गया तो संपूर्ण अटाविक जाति का समूल नाश कर दिया जाएगा। और यह सम्राट अशोक का आदेश है। यह आदेश का भय इतना हुआ कि अटाविकों ने लूटपाट करना छोड़ दिया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि धम्म अपना रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह एकदम शांति की ही बात करेगा और अशांति की या फिर कठोरता की बात नहीं करेगा। कठोरता का भी बात कर रहा है। राजा व्यवहारिक है, अव्यवहारिक नहीं है। ठीक है, तीसरा क्या है कि मृत्युदंड भी जारी है। राजा शांति की बात कर रहा है, ठीक है, लेकिन गलत करने वालों को मृत्युदंड भी दिया जा रहा है। राजा धम्म की बात कर रहा है, अहिंसा की बात कर रहा है, लेकिन अहिंसा किसकी? जो अहिंसक है उनके साथ अहिंसा, जो हिंसक हैं उनको कठोर दंड दिया जा रहा है, मृत्युदंड भी जारी है। ठीक है, अशोक के काल में भी मृत्युदंड के बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं कि अशोक ने बहुत सारे लोगों को मृत्युदंड दिलवाया। तो राजा अव्यवहारिक नहीं है। धम्म अपनाने का मतलब यह नहीं है कि वह एकदम शांत हो गया, मृत्युदंड दिलवा रहा है। ठीक है, साथ ही धम्म के बाद, भाई धम्म तो एकदम शांति का संदेश है, अब राजा को युद्ध नहीं करना है। अशोक यही कहता है कि अब भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष होगा। भेरी घोष मतलब युद्ध, युद्ध का जो भेरी बजता है। तो अब युद्ध के स्थान पर हम क्या करेंगे? धम्म घोष की स्थापना करेंगे, धम्म फैलाएंगे, धर्म फैलाएंगे, शांति की बात करेंगे। तो जब राजा युद्ध करेगा ही नहीं तो सेना की आवश्यकता क्या है? तो इसका मतलब सेना भंग कर दो, क्योंकि जब युद्ध करोगे नहीं तो युद्ध के बिना फिर सेना की कोई भूमिका ही नहीं है। लेकिन नहीं, राजा अव्यवहारिक नहीं है। अस्थाई सेना, अस्थाई एवं विशाल सेना, विशाल सेना जारी है। मतलब कि जो अशोक के दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल सेना स्थापित की थी, अशोक ने धम्म के बाद भी, धम्म की घोषणा के बाद भी उस सेना को भंग नहीं किया, उस विशाल सेना को बनाए रखा। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि अशोक धम्म को दे रहा है, लेकिन धम्म को अपनाने के संदर्भ में वह अव्यवहारिक नहीं है, बल्कि वह व्यवहारिक धम्म की बात कर रहा है। ठीक है, और धम्म को इन चार माध्यमों से समझा जा सकता है कि राजा है, राजा कुछ भी करेगा तो उसमें राजनीतिक लाभ की भावना, संभावना निहित होगी ही होगी। राजा धम्म की बात कर रहा है, समाज में नैतिक आचरण के प्रसार की बात कर रहा है, तो जरूर राजा का कोई निहित लाभ उसमें छुपा हुआ है। निहित लाभ क्या है? शांति बनी रहे, और शांति बनी रहे अगर धम्म से बनी रहे तो ठीक, धम्म से नहीं बनी रहेगी तो क्या है? मृत्युदंड भी जारी है, सेना भी है मेरे पास, सेना भंग नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो धम्म की व्यवहारिकता समझ गए आप लोग? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि ठीक है अशोक का धम्म व्यवहारिक रहा, लेकिन कितना सफल रहा? आइए अब जानते हैं धम्म की सफलता। देखिए ये सब यूपीएससी सीधे सीधे प्रश्न पूछने वाला है। ठीक है, तो इन सब बातों पे आप लोग गौर कीजिएगा कि ये सब चीजें आपको कहीं मिलने नहीं जा रही है एक जगह, तो यहां पे अगर मिल रही है तो नोट्स बना करके इसको याद कर लीजिएगा। यूपीएससी अब धम्म से कुछ भी, कहीं से भी, किसी भी एंगल से प्रश्न पूछेगी, आप उसका सटीक और सही आंसर जरूर करेंगे। ठीक है, तो धम्म की सफलता क्या है भाई? तो पहली सफलता है कि मध्य गंगा संस्कृति का
मध्य गंगा संस्कृति का विस्तार। मध्य गंगा संस्कृति का विस्तार क्या है इसका मतलब भाई? तो मध्य गंगा के क्षेत्र में जो आर्य संस्कृति विकसित हो रही थी, जो आर्य रहन सहन विकसित हो रहा था, अशोक ने धम्म के साथ साथ जो धम्म महामात्रों की नियुक्ति की और उनको दूर दूर के क्षेत्रों में भेजा, अपने राज्य के अंदर भी भेजा, राज्य के बाहर भी भेजा, श्रीलंका भेजा, पश्चिम एशिया भेजा, तिब्बत भेजा। तो वहां पर भी ये धम्म प्रचारक जब गए तो उन्होंने यहाँ के रहन सहन, यहाँ के कला संस्कृति, व्यवहार, बोली, भाषा सबको क्या किया? वहां तक पहुंचाया। ठीक है। तो इसी तरीके से धम्म मतलब धर्म के माध्यम से भारत की संस्कृति का पूरे भारत के बाहर और भारत के अंदर के क्षेत्रों में विस्तार हुआ। यहां समझ में आ गया कि धम्म के माध्यम से क्या हुआ? मध्य गंगा संस्कृति या भारत की आर्य संस्कृति का भारत के क्षेत्र में और भारत के बाहर के क्षेत्रों में भी विस्तार हुआ। ठीक है, यहां तक क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो सीमांत जातियां थी, जो कि सीमाओं पर रहा करती थी, किनारे, उनका सभ्यता की ओर झुकाव हुआ। सीमांत जातियों का सभ्यता की ओर झुकाव। सभ्यता की ओर झुकाव क्या है भाई? ये देखिए, जो प्राचीन भारत में पाटलिपुत्रा जो था वह सभ्यता का केंद्र रहा था। ठीक है। तो पाटलिपुत्रा के निकट के लोग नगरों में रहने लगे थे, सभ्य हो गए थे। लेकिन दूर दूर पाटलिपुत्रा से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती थी वैसे वैसे ग्रामीण संस्कृतियां बढ़ती जाती थी, ग्रामीणीकरण बढ़ता जाता था, गांव बढ़ते जाते थे, शहर कम होते जाते थे। और गांव होने के साथ साथ फिर जंगल, नदी, तालाब, ये सब झीलें बढ़ती जाती थी। और फिर जंगल में रहने वाले लोग, फिर वो तो वही शिकारी प्रवृत्ति के थे। ठीक है, जंगल की मानसिकता से चलते रहते थे। वो भी पाषाण काल में भी कुछ लोग रहा करते थे। तो जैसे जैसे धम्म के माध्यम से अशोक के धम्मदूत या धम्म महामात्र या धर्म के प्रचारक उन क्षेत्रों में गए, तो जो सीमांत का मतलब सीमा के दूर की ओर, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले, जो दूर के क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियां थी, वहां पर इन धम्म महामात्रों ने जाकर के उन जनजातियों को रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति सिखाई। उनको बोलना कैसे है, रहना कैसे है, चलना कैसे है, एक व्यवहारिक ज्ञान का अनुभव कराया, उन्हें सिखाया। तो उन संस्कृतियों का भी, उन जनजातियों का भी क्या हुआ? सभ्यता की ओर झुकाव हुआ। और वे भी असभ्य से सभ्य होने लगे। ठीक है। तो समाज में, भारत के सभ्यता के विकास में भी अशोक के धम्म की बहुत बड़ी भूमिका रही। ठीक है। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, दक्षिण भारतीय जो राजा हुआ करते थे, ठीक है, दक्षिण भारतीय राजा, वे अशोक की उपाधि धारण करना शुरू कर दिए। दक्षिण भारतीय शासकों द्वारा अशोक की उपाधि धारण करना। ठीक है। इसका निहितार्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। दक्षिण भारतीय शासकों द्वारा अशोक की उपाधि धारण करना। सम्राट अशोक के बाद ऐसे बहुत सारे दक्षिण भारतीय शासक हुए, चोल, चेर, पांड्य शासक, जो कि उस समय थे। वे अशोक की उपाधि धारण करने लगे। इसका मतलब था कि उन दक्षिण भारतीय संस्कृतियों ने, वहां के शासकों ने, जो आर्य संस्कृति थी, इसकी श्रेष्ठता को स्वीकार कर लिया कि हां, आर्य हमारे से श्रेष्ठ हैं, विचार में श्रेष्ठ हैं, सभ्यता में श्रेष्ठ हैं, तो हमें भी उन्हीं के जैसा बनना है, उन्हीं के राजा के जैसा हमें भी अपने आप को बनाना है। ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है? अशोक की उपाधि धारण कर रहे हैं, मतलब
कि अशोक श्रेष्ठ है तभी तो उसकी उपाधि धारण कर रहे हैं। अशोक का मतलब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, अशोक का मतलब एक संस्कृति, एक सभ्यता। तो दक्षिण भारतीय राजाओं ने उत्तर भारतीय सभ्यता और संस्कृति को क्या किया, स्वीकार कर लिया। और उसकी स्वीकार्यता की पता कैसे चलती है कि वे अशोक नाम का उपाधि धारण करने लगे। ठीक है, श्रीलंका के भी बहुत सारे राजाओं को अशोक नाम की उपाधि धारण करते हुए देखा गया। ठीक है, श्रीलंका में भी राजा देवानाम पियदस्सी का उपाधि धारण करता है। तो इससे पता चलता है कि उत्तर भारतीय संस्कृति और उसका सांस्कृतिक प्रभाव दक्षिण भारत में और द्वीपीय क्षेत्रों में भी पहुंच गया। तो इन सब के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अशोक का धम्म किस हद तक भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और कल्चर के विकास में, भारत के अंदर और भारत के बाहर विकास में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये तो आप लोग समझ गए होंगे कि अशोक के धम्म की सफलता क्या रही। ठीक है, ठीक है, ये तो सफलता होगी, लेकिन क्या अशोक का धम्म सिर्फ सफल था या कुछ असफल भी रहा? देखिए, अशोक के धम्म की असफलता अब देख लेते हैं। भाई, धम्म की कुछ सीमाएं भी रही होंगी, धम्म की असफलता या सीमाएं भी थी। ऐसा तो नहीं था कि धम्म सिर्फ सफल ही रहा। अगर धम्म सफल होता तो समाज में धम्म एक संप्रदाय के रूप में आज भी जिंदा होता, लेकिन नहीं रहा। ठीक है, अशोक के साथ ही वह धम्म का विचार भी समाप्त हो गया। तो मतलब कि धम्म पूरा सफल नहीं रहा, कुछ तो असफलताएं बनी रही। तो पहली असफलता क्या है? पहली असफलता है कि राजनीतिक सफलता नहीं मिली और अशोक के मृत्यु के तुरंत बाद उसका पूरा साम्राज्य समाप्त हो गया। तो धम्म की असफलता क्या रही कि यह राजनीतिक रूप से असफल रहा एवं अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य का तत्काल पतन हो गया। हम सभी ने चर्चा की थी कि राजा जब कोई विचार लेकर के आता है तो वह राजा का विचार सिर्फ विचार नहीं होता, वह एक राजकीय प्रयास भी होता है। राजा के अपने राज्य की सुरक्षा के दृष्टि से भी वह एक राजकीय प्रयास होता है। और संभवतः अशोक का धम्म अशोक के द्वारा दिया गया, तो इसमें अशोक द्वारा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, अपने राज्य को दीर्घकालिक बनाने के प्रयास भी उसमें छुपे हुए थे। अशोक चाहता था कि उसका राज्य दीर्घकालिक रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अशोक जैसे ही मरे, तुरंत 185 बीसी में उनका मौर्य साम्राज्य का ही पतन हो गया। तो इसका मतलब कि अशोक ने जो धम्म का विचार दिया, धम्म के विचार के माध्यम से वह जो समाज में अपना प्रभाव फैलाना चाहता था, अपने आप को पिता के रूप में दिखाना चाहता था और एक समाज को नैतिक बनाना चाहता था कि समाज नैतिक रहे, समाज हमें एक राजा के रूप में, एक निरंकुश कल्याणकारी राजा के रूप में स्वीकार कर ले, समाज ने संभवतः उसको स्वीकार नहीं किया। और इसीलिए अशोक के मृत्यु के तुरंत बाद पुष्पमित्र शुंग ने जब मौर्य साम्राज्य का समापन किया, मौर्य राजा को मारा, बृहद्रथ की हत्या की, तो कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लोगों को शायद धम्म उस स्तर तक प्रभावित करने में सफल नहीं रहा था। अगर ऐसा होता और धम्म ने लोगों को प्रभावित किया होता, तो जैसे ही पुष्पमित्र शुंग ने अशोक के पौत्र पर हमला किया, पूरे की पूरी जनता पुष्पमित्र शुंग के खिलाफ विद्रोह कर देती। लेकिन ऐसा कोई विद्रोह नहीं हुआ, क्योंकि जनता में अशोक जो भावना डालना चाहता था कि मैं आपके पिता के जैसा हूं, मेरा सम्मान करो, शायद जनता में अशोक उतना सम्मान अपने लिए विकसित नहीं कर पाया। ठीक है, इसीलिए अशोक के वंशज तुरंत ही युद्ध में मारे गए और कोई उनके तरफ से विद्रोह नहीं हुआ।
तो पहली असफलता ये रही। ठीक है, दूसरी असफलता क्या है कि अशोक ने धम्म पर अधिक ध्यान दिया, धम्म पर अधिक ध्यान दिया, जिससे पश्चिमोत्तर की सुरक्षा, ध्यान रखिएगा, जिससे पश्चिमोत्तर की सुरक्षा क्या रह गई, पश्चिमोत्तर की सुरक्षा पर क्या हो गया कि उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, पश्चिमोत्तर की सुरक्षा पर ध्यान नहीं। मतलब कि भारत में एकमात्र मौर्य साम्राज्य ही इतना विशाल साम्राज्य था जो पश्चिम से, जो बार बार भारत पर हमले हुए प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक, बार बार पश्चिम से हमला हुआ, पश्चिमोत्तर से हमला हुआ। और पश्चिमोत्तर में हमारी सीमा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हिमालय, हिंदू कुश, सुलेमान और किरथार, ये चार पर्वत सीना ताने खड़े थे। और उसके बावजूद पश्चिमोत्तर से हमले होते रहे। तो क्यों? क्योंकि उन पर्वतों के बीच में जो छोटी छोटी घाटियां हुआ करती थी, उन्हीं घाटियों से इंडो ग्रीक, यूनानी, शक, हूण, कुषाण, मुसलमान, ये सभी और फिर अफगानी आक्रांता उसी क्षेत्र से आकर के हमला करते रहे। लेकिन और अशोक से पहले भी वो हमला हो चुका था, सिकंदर का हमला हुआ था अशोक से पहले। ठीक है, डेरियस, तो सिकंदर के हमले से अशोक को सबक लेना चाहिए था कि पश्चिमोत्तर से हमला हो रहा है भारत पर, तब पहले क्या किया जाए, पश्चिमोत्तर से सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। तो सुरक्षा कैसे की जा सकती थी कि वो जो घाटियां थी, उन घाटियों पे कोई चीन के दीवार के जैसी दीवार बनवा दी जाए। चीन के राजाओं पर जब चीन से हमले शुरू हुए तो उन्होंने इतनी विशाल दीवार बनवा दी कि वो हमला हुआ ही नहीं, फिर चीन सुरक्षित हो गया। लेकिन वैसा विचार अशोक के दिमाग में नहीं आया। ठीक है, और अशोक क्या करता रहा, धम्म पर अधिक ध्यान देता रह गया और वह यह बात भूल गया कि भारत पर हमला पश्चिमोत्तर से हो रहा है, पहले भी हुआ है, अशोक के समय भी हुआ है, तब भी पश्चिमोत्तर की सुरक्षा के लिए कोई विशेष प्रयास किया जाए। तो उसने पश्चिमोत्तर से सुरक्षा का कोई विशेष प्रयास नहीं किया। इतनी विशाल साम्राज्य के शासक होने के बावजूद बाहरी हमले का प्रयास, उससे सुरक्षा का प्रयास नहीं करना, और इसके पीछे एकमात्र कारण था कि अशोक का दिमाग, अशोक का ध्यान उधर गया ही नहीं, क्योंकि अशोक अपने धम्म में इतना व्यस्त हो गया। परिणाम क्या हुआ कि भारत पर बार बार पश्चिमोत्तर से हमला होते रहे और भारत बार बार विदेशी हमला झेलने के लिए बाध्य होता रहा। ठीक है, तो दूसरा रहा कि पश्चिमोत्तर की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया। अब सभी जानते हैं कि जब भारत में इस्लामिक शासन होता है, तो जब बलवान शासक बनता है तो बलवान क्या करता है, पश्चिमोत्तर की सुरक्षा के लिए पश्चिमोत्तर के क्षेत्र में एक विशाल दुर्ग बनवाता है और वहां पर अपने बेटे के नेतृत्व में एक बहुत विशाल सेना रखता है। बलवान जीवन भर दिल्ली से कहीं बाहर नहीं गया। क्यों नहीं गया? एकमात्र वह दिल्ली से बाहर गया था, कहां? बंगाल गया था तुगरिल खां को चिरवाने। फिर दिल्ली से कभी बाहर नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसे हमेशा भय लगा रहता था कि पश्चिमोत्तर से मंगोलों का हमला हो जाएगा, और इसीलिए जब मंगोलों का हमला हो जाएगा तो पश्चिमोत्तर में मेरा बेटा एक विशाल सेना के साथ खड़ा है, लेकिन उसे सेना की सहायता पड़ सकती है, इसीलिए मैं दिल्ली में रहूंगा और तत्काल उसे जब जरूरत होगी तुरंत विशाल सेना के साथ वहां पहुंच जाऊंगा। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बनता है तो वह भी पश्चिमोत्तर में एक विशाल किले का निर्माण करवाता है और बहुत बड़ी सेना वहां रखता है। मोहम्मद बिन तुगलक भी एक विशाल सेना वहां रखता है। तो जब ये इस्लामिक शासक, चूंकि इनकी क्षमता इतनी विशाल नहीं थी कि यह पश्चिमोत्तर में चीन के बराबर एक दीवार बना सके, उतने बड़े क्षेत्र के स्वामी नहीं थे, उतने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन मौर्य साम्राज्य तो था। मौर्य साम्राज्य तो बहुत ताकतवर था, इनसे सैकड़ों गुना अधिक ताकतवर था। फिर भी मौर्य साम्राज्य ने, सम्राट अशोक ने उस सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो यह क्या रहा, सम्राट अशोक बुद्धिमान शासक था, इसको लेकर भी कोई डाउट नहीं है।
समझदार थे, राज्य की सुरक्षा के बारे में चिंता करते थे, लेकिन वह पश्चिमोत्तर के बारे में नहीं सोच सके। तो एकमात्र कारण था कि उन्होंने धर्म पर बहुत अधिक ज्यादा ध्यान दे दिया। ठीक है। तीसरा धर्म की सफलता क्या है कि धम्म ने राजा को प्रेरित किया किस बात के लिए कि वह अत्यधिक जन कल्याणकारी कार्य करे। ठीक है। और अशोक ने जन कल्याण पर इतना खर्च किया, जन कल्याण पर अधिक खर्च, इससे क्या हुआ कि राजकोष प्रभावित हो गया, राजकोष कमजोर हुआ। तो फिर क्या हुआ कि जो राज्य के अधिकारियों को समय पर वेतन नहीं मिला, वेतन नहीं। परिणाम क्या हुआ? फलतः विद्रोहों की श्रृंखला शुरू हो गई, फलतः विद्रोह प्रारंभ। ठीक है। अशोक के जीवन के अंतिम दौर में ही गंधार के गवर्नर ने विद्रोह कर दिया और दक्षिण भारतीय गवर्नरों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, जबकि अशोक अभी राजा था। तो ऐसा क्यों हुआ भाई? क्योंकि जनता राजा के धम्म के आदर्शों को समझने में असफल रही। इसीलिए जब राजा के खिलाफ विद्रोह हो रहा था तो जनता राजा के सपोर्ट में उन विद्रोहियों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। और विद्रोह क्यों हो रहा था? क्योंकि राजा कुछ अव्यावहारिक हो गया था, धम्म के बारे में इतना ज्यादा सोच गया था कि वह अपने राजकोष के बारे में चिंता करना भूल गया था कि पैसा आ कहां से रहे, या सोचना ही बंद कर दिया पैसा खर्च कहां करना है, चलो यहां खर्च करना है, वहां खर्च करना है, सिर्फ खर्च पे खर्च करने लगा। स्तूप, स्तंभ, गुफा, शिलालेख खूब बनवाने लगे, नहर भी बनवाए, बाग भी बनवाए, लेकिन पैसा आएगा कहां से इस पर सोचना बंद किया। तो पैसे का उस समय स्रोत क्या होता था? मुख्य रूप से भूमि कर। ठीक है। और कृषि पर जो टैक्स लगता था वही मुख्य आय होता था। और राजा क्या करता गया? राजा कभी किसी धर्म स्थल की यात्रा पर गया, लुम्बिनी गया, तो वहां पर कर माफ कर दिया, कर में कमी कर दी। बोध गया वहां पे कर में कमी कर दी। तो राजा क्या कर रहा है? आय का स्रोत बढ़ा नहीं रहा है, बल्कि जो आय आने वाला था उसको भी कम कर दिया, कर माफ कर दिया, और अपने खर्चे बढ़ाए जा रहा है। आय का स्रोत बढ़ा सकता था, जैसे कृषि था तो वह क्या करता? कृषि के साथ साथ उद्योग को प्रमोट करता, व्यापार का विकास करवाता, विज्ञान और तकनीकी को प्रमोट करता, विदेश संबंध विस्तारित करता। तो इससे क्या होता कि उद्योग व्यापार मजबूत होते तो उसके साथ साथ राजा के कर के स्रोत भी बढ़ जाते, राजा को और अधिक कर मिलने लगता, जनता का जीवन भी अच्छा हो जाता। तो राजा धम्म पर अधिक ध्यान देने के कारण अपने राजकोष पर ध्यान नहीं दे पाया, फलतः अधिकारियों को समय पर वेतन नहीं मिला, और इसीलिए मौर्य साम्राज्य का पतन भी मौर्य साम्राज्य के एक अधिकारी के हाथों ही हुआ। पुष्पमित्र शुंग कौन थे? बृहद्रथ के सेनापति थे, और सेनापति ने ही राजा को मार करके राजगद्दी हथिया ली। और सेनापति जैसे ही राजा बना उसने धम्म का विचार फेंक दिया, धम्म को नाले में डाल दिया, फेंक दिया। ऐसे क्यों? क्योंकि वह समझता था कि धम्म के माध्यम से राज्य की दुर्दशा हो गई है और इसीलिए धम्म को छोड़ना ही सही है। तो इस तरीके से धम्म क्या हो गया? असफल रहा। ठीक है। धम्म जनता को प्रभावित करने में सफल नहीं हो सका। यह तो है, लेकिन क्या धम्म पूर्ण रूप से असफल रहा? अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है? अभी तक हम लोगों ने देखा कि अशोक का धम्म यह कितना व्यवहारिक था। ठीक है। फिर हमने देखा कि धम्म की सफलता क्या क्या रही। फिर हमने देखा कि धम्म असफल कहां कहां रहा। ठीक है। अब हमें क्या देखना है?
अब हमें 3 बातें देखनी है कि धम्म का निष्कर्ष क्या है। क्या धम्म पूर्ण सफल रहा, पूर्ण असफल रहा, या कुछ सफल और कुछ असफल रहा। ठीक है। दूसरा, अशोक के धम्म और अकबर के दीन ए इलाही से तुलना करनी है। फिर हमें यह जानना है कि ऐसा क्यों होता है कि भारत में राजा धर्म को अपने आसपास रखना चाहते हैं या धर्म का प्रधान होना चाहते हैं। अकबर भी धर्म का प्रधान होना चाहता है। क्यों? क्योंकि धर्म राजा पर नियंत्रण लगाता है, अंकुश लगाता है, राजा को निरंकुश होने से रोकता है, राजा पर दबाव बनाता है कि आप प्रजा का कल्याण कीजिए। और राजा क्या चाहता है कि हम पर कोई दबाव ही नहीं रहे। तो क्या अशोक का धम्म या अकबर का दीन ए इलाही दोनों धर्म के दबाव से मुक्त होने का प्रयास था? फिर दोनों की तुलना करेंगे और फिर हम लोग निष्कर्ष पे बात करेंगे। ठीक है। तो आज के क्लास में हम इतना ही करते हैं। अगले क्लास में इन बाकी टॉपिक की हम चर्चा करेंगे और उसके साथ ही आप लोगों का अशोक का धम्म का टॉपिक पूरा हो जाएगा। फिर मुझे उम्मीद है कि अशोक के धम्म से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा, आप लोग उसका उत्तर करने में सफल होंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।